लेकिन अभी दूसरी चर्चा जो है वो घूसखोर पंडित की हो रही है। घूसखोर पंडित पे हमने अपनी चर्चा भी शेड्यूल रखी थी, लेकिन समाचार ये है कि वो दिल्ली हाई कोर्ट में उसके विरुद्ध याचिका लगी थी और वहाँ उपस्थित वकील जो है नीरज पांडे उनके डायरेक्टर के, और उन्होंने उपस्थित होकर ये कहा कि साहब हम इस फ़िल्म का टाइटल भी बदल रहे हैं और इससे संबंधित सारी प्रचार सामग्री भी हटा रहे हैं। लेकिन मुझे उसमें जो है वो आपत्ति और भी है, हो सकता है मुझे भी जाना पड़े, क्योंकि उसमें जो वो घूसखोर व्यक्ति है उसका नाम रखा गया है अजय दीक्षित। और अजय दीक्षित जो है वो मेरे ब्रदर का नाम है। मुझे लग रहा है मुझे ही टारगेट करने के लिए तो नहीं किया गया ये। इसमें तो आप बेहतर कमेंट कर पाएंगे कि अगर ये आपके ऊपर बायोपिक बनी है तो हम नहीं जानते, तो उसमें यू कैन क्लेम सीधे-सीधे आप कुछ नहीं, डिफेमेशन कर आप रहे ये हैं। तो आप अगर और ऐसा कुछ है, कुछ नहीं तो रॉयल्टी तो डिमांड कर ही सकते हैं। रॉयल्टी तो आप मांग ही सकते हैं कि मेरे ऊपर बायोपिक बना रहे हो तो पैसे मुझे भी दो। तो अब वो बायोपिक है या क्या है वो तो देखने से पता चलेगा, लेकिन सीधे-सीधे जो ये नाम की जो चोरी हुई है, मेरे ब्रदर का नाम है, मेरे बड़े ब्रदर का नाम है अजय दीक्षित। बताइए आप कम ऑन किस नाम साहब, पे? कोई भी नाम रखेंगे किसी ना किसी का तो होगा ही, ये क्या बात हुई? कि भाई तो उनसे कहें कि साहब कि अनुपम मिश्रा जी अपना नाम लैंड करने के लिए तैयार हैं। किसी का किसी के नाम पे कॉपीराइट तो नहीं है ना। लेकिन देखिए बात कुछ और, बात सिर्फ ये है कि जैसे एक एलॉन मस्क ने आज एक ट्वीट किया है और मैंने उस पर टिप्पणी भी की है और मेरा ख्याल है शायद आपने उसे रिपोस्ट भी किया है। देख भी लिया है, एलॉन, रिट्वीट भी कर दिया। हाँ, और एलॉन मस्क कहते हैं कि फिरंगियों के देश में फिरंगियों को गाली देना सबसे आसान बात है, यू कैन कॉल देम अ वाइट बास्टर्ड, लेकिन फिरंगियों को छोड़ के आप किसी भी नस्ल, किसी भी रंग, किसी को भी कोई दो शब्द गाली देना तो बहुत दूर की बात है, आप उनपे एक हेल्दी, एक स्वस्थ चर्चा भी नहीं कर सकते। ये बात मुझे बहुत कुछ हिंदुस्तान के हिंदुओं की याद दिलाती है। हिंदुस्तान में हिंदुओं को गाली देना सबसे आसान है, लेकिन आप किसी और को गाली नहीं दे सकते। फिर हिंदुओं में भी तथाकथित सवर्णों को गाली देना सबसे आसान है, लेकिन सवर्णों के अलावा आप किसी की चर्चा भी नहीं कर सकते। और सवर्णों में भी ब्राह्मणों को गाली देना तो जिसे कहना चाहिए जन्मसिद्ध अधिकार है। जैसे आज मैं देख रहा, उन्होंने कहा कि ये बड़ी खराब बात है कि ब्राह्मणों को लगातार निशाने पर लिया जाता है। अब इसमें मुझे दो बातें कहनी। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों को विदेशी बताने का नैरेटिव समाप्त होना चाहिए। तो मायावती वही बात कह रही हैं जो डॉक्टर अंबेडकर ने कही थी। और डॉक्टर मायावती का अंबेडकर ट्वीट बहुत चर्चा में है इस समय। नहीं तो डॉक्टर अंबेडकर को मैं अक्सर कहता हूं कि जिस जमाने में लोकमान्य तिलक से लेकर जवाहरलाल नेहरू तक आर्य आक्रांता थ्योरी यानी आर्यन इन्वेजन थ्योरी को ग्लोरीफाई कर रहे थे और जस्टिफाई कर रहे थे, उस समय किसी को पसंद आए ना पसंद आए, तिलक ग्लोरीफाई तो नहीं कर रहे थे, लेकिन माना उन्होंने भी था, ये बात सही। अरे साहब वो कहाँ थे, वो तो ट्रेसेस ढूंढ के आर्टिक तक निकाल लाए थे, वो ग्लोरिफिकेशन नहीं है तो क्या है। और और आप ये बताएं कि उस समय एक ही आदमी था जिसपे तमाम आरोप हैं, लेकिन उस आदमी ने आगे आके कहा कोई कहीं से नहीं आया। उस आदमी का नाम था भीमराव अंबेडकर, और उसने कहा कि ब्राह्मण से लेकर शूद्र तक सभी जाति, सभी वर्ण यहाँ के मूल निवासी हैं। उन्होंने मूल निवासी शब्द प्रयोग किया और उन्होंने कहा मूल निवासी कोई बाहर से नहीं आया। पर दिक्कत कहां है संजय सर, आप समझिए, ब्राह्मण बैशिंग, ब्राह्मणों को गाली देना, जैसे आप मायावती ने आज कह दिया ये बहुत गलत हो रहा है, पर इस बात से तो मायावती भी इंकार नहीं कर सकती ना कि जो बहुजन समाज पार्टी के शुरुआती दिन थे, जो बामसेफ के दिन थे, काशीराम की सभा में मैंने अपने कानों से, अपनी आंखों से नारा लगते सुना है, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, मैंने खुद सुना है भाई। तो अब लेकिन यह है कि जब एक बार बहुजन समाज पार्टी की समाज में ठीक ठाक रिस्पेक्टेड इमेज बन गई, तो उसके बाद उन्होंने लगातार अपने आप को इस नारे से दूर करना शुरू कर दिया। डीएमके को आज भी ये नारा सूट कर रहा है, डीएमके आज भी से लगा रहा है, राहुल गांधी घूम फिर के इसी नारे को दूसरे शब्दों में कहते रहते हैं। तो ये एक सबसे आसान हो गया साहब, तो टीपू सुल्तान से लेके औरंगजेब से लेकर सीधे डीएमके तक आज तक वही नारा अभी भी। अब किस तरह के नारे लगते हैं साहब बताइए, ब्राह्मण नष्ट विदेशी है, इनके घर में एसी है, अब इसका क्या जवाब दिया जाए? तो इसका क्या जवाब दिया जाए? अच्छा दूसरी बात, मेरा ये नहीं, एक मिनट
अब मुझे एक बात और भी कहनी है। देखिए, ब्राह्मणों को भी एक बार दो बातें कहनी है, बल्कि रिमाइंड मी, कि एक तो ब्राह्मणों को आत्मावलोकन करना चाहिए। ये भारत में अगर आप वामपंथियों की घुसपैठ देखें तो शुरुआती वामपंथियों में 100 में 99 ब्राह्मण थे, अगर 100 में 100 नहीं थे तो। हाँ, तो 100 में 70 आज भी हैं। 100 में 70 आज भी हैं। तो ये सोच आप ही लेकर आए और आप ही उसके शिकार है। और सोच क्यों लेकर आए? ये बौद्धिक जिसे कहना चाहिए ना, वो बौद्धिक जुगाली थी ये आपकी। हाँ, कि साहब, अरे भाई, हम बड़े ब्रिलियंट हैं, हम कुछ ऐसी बात कहेंगे जो किसी ने नहीं कही हो, तो हम बड़े निष्पक्ष नजर। तो उन्होंने एक बौद्धिक जुगाली के चलते इस तरह की बात। अब जो नीरज पांडे हैं, नीरज पांडे जैसे लोग आज भी इस तरह की फिल्में इसलिए बना रहे हैं कि नंबर वन, इस तरह की फिल्मों को फाइनेंस करवाना आसान हो जाता है। इनको फाइनेंस बड़े आसानी से मिल जाता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा नैरेटिव है जो लगातार इस पे चलता ही चला जा रहा है। जे साई दीपक ने इस बात को बड़ी खूबसूरती से प्रेजेंट किया है। अन्ना मलई ने इस बात को बड़ी खूबसूरती से प्रेजेंट किया। अन्ना मलई तो ब्राह्मण नहीं है ना। उन्होंने इस बात को बड़ी खूबसूरती से प्रेजेंट किया कि ब्राह्मणों को निशाने पे लेकर आसान भी है निशाने पे लेना, और दूसरी बात, उसके जो डिविडेंड्स हैं, उसके जो लाभ है, उसके जो चुनावी फायदे हैं, वो बहुत ज्यादा हैं। तो ये जो फिल्म है घूसखोर पंडित, तो आप ये देखिए, इसको बनाने वाला ब्राह्मण, इसका लीड एक्टर ब्राह्मण, मनोज बाजपेयी और नीरज पांडे। तो आप नीरज पांडे प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर रितेश शाह है, नहीं, और भाई प्रोड्यूसर तो है ना, नीरज पांडे प्रोड्यूसर है, तो इसीलिए मैंने बनाने वाला कहा ना। मैंने इसको डायरेक्शन बनाया तो नीरज पांडे ना। नीरज पांडे प्रेजेंट्स घूसखोर पंडित। अब आप सोचिए, मतलब ये वाह वाह साहब, क्या कितने कितने इम्पार्शियल लोग हैं, कितने जबरदस्त लोग हैं, क्या वामपंथी सोच है। मनोज बाजपेयी एज घूसखोर पंडित। अब आप सोचिए इसको। तो ब्राह्मणों को भी अपने अंदर एक बार आत्मावलोकन करना चाहिए कि साहब, अपने आप को अलग दिखाने की चाहत, अपने आप को जीने की चाहत, अपने आप को बताने की चाहत, उन्हें कहां से कहां तक ले। एक फाइनल बात में इसमें और जोड़ना चाहूंगा संजय सर, कि आपको समझना पड़ेगा कि कोई ऊपर से नहीं टपक रहा था कि ब्राह्मण है, ऐसा नहीं। तो वर्ण व्यवस्था बनी, और मोटी मोटी ये बनी कि जो पढ़ने लिखने में के इच्छुक थे या पढ़ने पढ़ाने के इच्छुक थे, उन्हें ब्राह्मण कह दिया। जो लड़ने लड़ाने के इच्छुक थे, उन्हें शूद्र क्षत्रिय कह दिया गया। जो बाकी काम कर सकते थे, उन्हें शूद्र कह दिया। जो व्यापार करना जानते थे, उनको वैश्य कह दिया। मैं बार बार इस बात को बताता हूं कि साहब, विश्वामित्र खुद राजा थे और विश्वविजयी राजा थे, लेकिन अपनी रक्षा के लिए राम लक्ष्मण को ले गए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने छात्र धर्म त्याग दिया तो ब्राह्मण हो गए थे। तो उन्होंने वर्ण बदल दिया था। उन्होंने कहा ब्राह्मण हो गया, मैं अब नहीं चलाऊंगा। तो इसका क्या नाम है, द्रोणाचार्य, मतलब उनको तो कोई परास्त ही नहीं कर पाया, धोखे से मारना पड़ा। परंतु ध्रुपद से बदला लेने के लिए उन्होंने अर्जुन और भीम को भेजा, स्वयं नहीं गए। वो चाहते थे ध्रुपद को स्वयं परास्त कर सकते थे। तो हर आदमी का अपना एक काम डिफाइंड था। जब काम बदल जाता था तो वर्ण भी बदल जाता था। इसको आप ये ना कहें कि ब्राह्मण पढ़े लिखे, आप ये कहें कि एक जमाने में पढ़े लिखे लोगों को ब्राह्मण कह दिया।